अब हम पता करते हैं B ड्यू टू मूविंग चार्जेस। और इसके लिए एक नियम है जिसका नाम है बायो-सावर्त लॉ। ये सिंगल मूविंग चार्जेस की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं और करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इज B और स्मॉल लिटिल b is equal to some constant into Q V cross R divided by R cube। ये तो B हो गया सिंगल चार्ज से, नो डी की भी। इसको समझे, ये तो कांस्टेंट है कुछ। ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है Q एट एनी गिवन पॉइंट, यहां पर जब वो है उसकी वेलोसिटी है v, और मैं यहां इस पॉइंट पर r दूरी पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूं, तो v की डायरेक्शन क्या हुई? v की डायरेक्शन ये हुई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पहले देख लें, v क्रॉस r, v right hand rule again, cross r, magnetic field at this point will be अंदर की तरफ, और v क्रॉस r के बीच का एंगल जो है वो हो गया। और यही एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की बजाय यदि करंट है तो वी कैन राइट दिस एज μ0/4 पाई I dl क्रॉस r, इसको मैं dp कहता हूं। माने यदि मेरे पास कोई करंट एलिमेंट है, ये वायर कैरिंग करंट है, ये मेरा करंट एलिमेंट है मान लीजिए dl, और ये वायर कैरिंग करंट है, ये r हो गया। सो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? मैग्नेटिक फील्ड हुई dl क्रॉस r, डायरेक्शन फिर हुई dl क्रॉस r इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो ये तो छोटे एलिमेंट की वजह से। यदि मैं बहुत लंबा तार है, इनफाइनाइट वायर है तो क्या करूं, या फाइनाइट लेंथ का वायर है तो क्या करूं? तो या तो छोटे छोटे केस में राइट हैंड रूल लगा के ये कर सकते हैं, या कुछ और काम में ले सकते हैं। वो क्या? वेक्टर प्रोडक्ट I क्रॉस J क्रॉस K। तो उसको जनरल यूज करके देखेंगे तो आपको बहुत जनरल केस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दैट। लेट अस कंसीडर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। और मैं क्या चाहता हूं, यहां पर ये वायर है, y कह रहा हूं, कोई लिटिल एलिमेंट है dl जो करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मैं किसी पॉइंट यहां पर k डायरेक्शन में, ये k डायरेक्शन है, ओरिजिन से दूरी z है, इस करंट की वजह से मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूं। तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूं, तो एक काम तो हम ये करेंगे कि dl को लिखते हैं माइनस, सॉरी, करंट इस डायरेक्शन में है, y की वैल्यू नेगेटिव है बट dy तो पॉजिटिव है, तो दिस इज प्लस। dl चाहिए ना, और r चाहिए। r क्या हो गया? r हो गया ये। विद रिस्पेक्ट टू दिस, इस पॉइंट का r क्या होगा? सो r इज इक्वल टू y j प्लस z k। और r का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? r का मैग्नीट्यूड हो गया
Why do I need this? Here. So what is dB? dB is mu 0 upon 4 pi, I की जगह I आ गया, dl क्रॉस r। तो dl क्रॉस r देख रहे हैं, तो dl क्रॉस r के अंदर j क्रॉस j कंपोनेंट 0 आ गया, j क्रॉस k gives us I, z dy I divided by y square plus z square 3/2। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी, कहां पर? इस पॉइंट पर, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द आई डायरेक्शन, विच मींस ये मेरा वायर है, ये वायर है, और z पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई। अगेन राइट हैंड रूल, यदि आपका थंब इज पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो स्ट्रेच किया आर्म को, इसको, हैंड को, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मैंने z एक्सिस पे लिया। ये यदि मैं x एक्सिस पे लेना चाहता मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो x एक्सिस के ऊपर वैल्यू कितनी आ जाती? बिल्कुल ये का ये काम करते, L x वैल्यू के ऊपर नेगेटिव z डायरेक्शन में आते। क्यों? क्योंकि इसके लिए r के लिए हम लिखते समथिंग z इंटू आई, और j इंटू आई माइनस के दे देता। तो ये रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना है। I will leave the integral for you and just write the final answer, mu 0 upon 4 pi। यदि ये सपोज मैं b पता करना चाहता हूं, माइनस एल टू प्लस एल, एक फाइनाइट एलिमेंट है, तो ये वायर है, माइनस एल टू प्लस एल। तो ऐसी स्थिति के अंदर दिस क्वांटिटी गिव्स मी, इंटीग्रेट करने के बाद विच मीन्स यदि मेरा ये करंट कैरिंग वायर है और मैं सिर्फ सिमेट्रिकली दोनों तरफ बराबर लेंथ लेके मिड पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आएगा जहां ये दूरी z है। एंड द मोमेंट यू पुट L इज इक्वल टू इंफिनिटी, L इज इक्वल टू इंफिनिटी करते ही क्या आ गया? L वगैरह सब कट गया एंड यू आर लेफ्ट विद ये। अरे बाबा, आई कहां रह गया? L इंफिनिटी L, ये 2 कट गया, करेक्ट। सो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए z दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? जैसा कि शुरू में बात की थी, कॉम्पस नीडल जैसे जैसे उसको करते हैं, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडल डिफ्लेक्ट होती जाती है। तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से वही राइट हैंड रूल, थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका वायर कैरिंग करंट है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर लाइंस। या ये देखिए, ये इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट है, और ये जो फ्रेम दिख रहा है, दिस फ्रेम इज दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमेशा कहीं से शुरू होती है, कहीं खत्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं से शुरू नहीं होती, कहीं से खत्म नहीं होती, क्लोज्ड है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार क्लोज्ड है, तो इसका और भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है। वो क्या? ये सर्कल है, और हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है, इससे पे डिपेंड करता है। तो मैं एक पाथ चूज करता हूं, जो मेरा पाथ भी सर्कल है और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है। सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वायर है, इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां B है, किधर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो अब हमने क्या किया? एक छोटा सा पाथ लिया और एक क्वांटिटी पता की, B.dl।
और बी डॉट डीएल पता किया, चूंकि बी सर्कुलर है, मेरा डीएल भी मैं हर जगह टेंजेंशियल लेता हूं, तो बी डीएल कॉस थीटा नहीं, वो सिर्फ बी डीएल आएगा। और इस पाथ के ऊपर मैं पता करता हूं ये कुल कितना आ जाता है क्लोज पाथ के ऊपर। और वायर की वजह से मैं देख चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जेड के ऊपर एट अ गिवन डिस्टेंस। तो यहां से यहां डायरेक्शन बदलती रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और वो हो गया B इंटू डीएल। तो यहां पे मैंने लिखा B को Z के टर्म्स में, अब इन जनरल R रेडियल दूरी के मान के R लिख देते हैं। सो इंटीग्रल B डॉट डीएल वाह साहब वाह, ये क्या हो गया? ये हो गया इसका एक नाम है, क्या नाम है? इसको कहते हैं एम्पियर्स लॉ। जैसे गॉसेस लॉ हुआ करता था, एंड वी से कोई भी क्लोज सरफेस लिया, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द चार्ज एनक्लोज। अब यहां क्लोज पाथ लिया, सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ, बी डॉट डीएल सर्कुलेशन। तो उस क्लोज पाथ के अक्रॉस जो करंट पास हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है ये। अब जरूरी नहीं है आप जो पाथ चूज करते हो, जो प्रॉब्लम दे रखी है, यदि आपका पाथ ऐसा है कि बी डॉट डीएल सिमेट्रिक पोजीशन आ गई, बी डीएल आ गया, तो उससे बी निकाल सकते हैं, हमेशा नहीं निकाल सकते। वही गॉसेस लॉ वाली बात, गॉसेस लॉ होल्ड ट्रू हमेशा करता है, लेकिन गॉसेस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाना हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता। इसी प्रकार एम्पियर्स लॉ होल्ड ट्रू हमेशा करता है, लेकिन क्या मैं एम्पियर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं? नॉट ऑलवेज पॉसिबल। उदाहरण के तौर पे जो फाइनाइट लेंथ के लिए किया था, उसके लिए भी एम्पियर्स लॉ यूज करके वो नहीं निकाल सकते, बट इनफाइनाइट लेंथ के लिए वही बात आता है। ये तो इंटरेस्टिंग बात होने लग गई भाई। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने पहले बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, और फिर हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट के ऊपर फोर्स लगता है, फिर हमने कहा कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वही अभी कैलकुलेट करके देखिए। इसका माने यह हुआ कि यदि मेरे पास दो पैरेलल वायर हैं कैरिंग करंट लाइक दिस, ये है I1, ये है I2, मान लीजिए इनफाइनाइट है, तो क्या इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा? द आंसर इज यस। वो फोर्स कितना लगेगा? इस करंट की वजह से I1, यहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो बोर्ड के अंदर होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? μ0 I1 अपॉन 2 पाई R, यदि ये दूरी R है। और इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक फोर्स लगेगा। कितना? वो फोर्स होता है IL क्रॉस P या DL क्रॉस P। तो कोई छोटा सा एलिमेंट ले या कोई भी लेंथ L लूं, तो क्या होगा? करंट ये रहा, B ये रहा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, सो μ0 I मीन्स ये I2 हो गया, so what is the force? A force per unit length of the wire is μ0 upon 2 pi I1 I2। इसी प्रकार इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कीजिए।
इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऑपोजिट तरफ, फोर्स इधर लगेगा, equal and opposite force in this case. So Newton's third law is also satisfied, which is not always true. बात करेंगे बाद में। और किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? एक जो और इंटरेस्टिंग केस है, ये एक लूप है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट का इनलेट आउटलेट मान लो यहां पर, ओरिजिन एंड सम डिस्टेंस x अवे, मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी। मैं इसको y ले लेता हूं, इसको z ले लेता हूं। ये लूप है, ये करंट फ्लो कर रहा है था, ये मेरी x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन मेरी तरफ है, z डायरेक्शन ये रही। अब ये ऊपर ही ऊपर वाला छोटा सा एलिमेंट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट लिया करंट का, तो ये करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है। क्या डायरेक्शन हुई करंट की? y डायरेक्शन हुई, माइनस y डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, माने इट विल बी इन दी एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन मतलब x ये रहा और z ये रहा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, किधर होगी? इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए एग्जैक्ट प्लेन में। एग्जैक्ट प्लेन के अंदर ये जो r वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगी। ये करंट एलिमेंट है, ये जो r वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगी, तो यू गेट dl क्रॉस r, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यदि ये आपका एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये एंगल आपका π/2 माइनस अल्फा। इसी प्रकार इसके करस्पॉन्डिंग यहां करंट एलिमेंट होगा, उस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, एंड इस प्रकार आप पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, जो हर किताब में दे रखा है। हम कुछ और करना चाहते हैं, वो क्या? ये सब तो ठीक है, ये तो z डायरेक्शन हो गया मेरा। मैं यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं करंट का, ये एंगल थीटा पे, क्यों? क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में सारा काम करना चाहता हूं, और ये मेरा dl है। रेडियस ऑफ द रिंग मान लीजिए आपका a है, तो ये जो dl है, ये dl कितना होगा? dl होगा तो ये कैसे आया? ये देखने के लिए आप लुक एट द yz प्लेन, और आपका लूप जो है वो ये रहा, और हमने क्या किया? एक एलिमेंट लिया dl इधर, जो एंगल z एक्सिस से यूं थीटा बनाता है, और ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल भी हो गया थीटा। तो dl जो है, दैट dl इज इक्वल टू dl cos थीटा,
और dl cos theta will be in this direction, which means minus j, dl cos theta minus j. और dl sin theta will be in this direction, which will be minus k. So ये हमारा dl हो गया. इसी प्रकार r क्या होगा? चूंकि मैं x एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहा हूं, तो इस पॉइंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट r विल बी एक्स आई प्लस ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? ये डिस्टेंस हो गया ए साइन थीटा जे माइनस ए कॉस थीटा के, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस माइनस के डायरेक्शन में. और डीएल को हम लिख सकते हैं ऑल्सो ए डी थीटा. मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से पता करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर. और ये कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हर एलिमेंट की दूरी इस पॉइंट से बराबर है. कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है ना? सो dB dl cross r j cross I gives me minus x dl cos theta k. ये तो माइनस आ गया और j क्रॉस i विल गिव मी माइनस के, तो एक और ये प्लस आ गया. j क्रॉस j गिव्स मी 0 एंड j क्रॉस k गिव्स मी i, तो वो हो गया प्लस a dl cos स्क्वायर थीटा i. k क्रॉस i गिव्स अस j, माइनस है तो and k cross j will give us minus I. एक माइनस आई और एक ओरिजिनल माइनस, तो दोनों का प्लस हो गया. और k क्रॉस k इज इक्वल टू 0. तो ये हो गई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. अब इसमें एक j कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है और दो I कंपोनेंट है. I कंपोनेंट क्या दे रहे हैं? ए डी एल कॉस स्क्वायर थीटा, ए डी एल साइन स्क्वायर थीटा. सो जस्ट ए डी एल. एंड dl इज a d थीटा. ये कंपोनेंट हो गया I प्लस ये हो गई रिजल्टेंट फील्ड. अब क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. किसके ऊपर? डी थीटा के ऊपर. dl क्या है? यहां पर भी dl के लिए लिखेंगे a d थीटा, a d थीटा. और थीटा पे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? ये थीटा टिक 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 0 to 2 पाई. जब इसको 0 से 2 पाई पे इंटीग्रेट किया तो ये दोनों 0 हो गए. और ये a d थीटा a स्क्वायर 2 पाई. a स्क्वायर 2 पाई मतलब इट गिव्स मी म्यू 0 I अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2. a स्क्वायर d थीटा की जगह 2 पाई आ है. So this will give me the magnetic field due to one loop. ऐसे करने से फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि यदि कोई मुझसे पूछे कि सर सिर्फ हाफ सर्कल से पता करना है,
हाफ सर्कल से पता करना है तो इंटीग्रल की लिमिट 0 to 2 पाई की जगह 0 to पाई होगी, तो उसका एक जे कंपोनेंट भी हो जाएगा, जेड कंपोनेंट नहीं, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन छोटा सा आर्क एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। और एक्स एक्सिस पे क्यों, गणित से डर नहीं लगता तो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट यहां पर ले लीजिए, और आर को सही तरीके से लिखना है आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए, एंड यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड। बट बाद में एमएससी में पढ़ेंगे कि इसको मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से आर्बिट्ररी पॉइंट पर निकालने के लिए भी एक आसान तरीका है जिसको कहते हैं वेक्टर पोटेंशियल इस्तेमाल करके, बट दैट इज अभी हमारे स्कोप के बाहर की बात है। अब याद कीजिए, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई एक सर्कुलर लूप की वजह से। करंट इनटू एरिया को क्या कहा था थोड़ी देर पहले, सॉरी, सर्कुलर लूप का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, और करंट इनटू एरिया को हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज फेमिलियर लगता है, ये इसकी एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक डायपोल था, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1/, तो ये 2 करके, ये 2 का फैक्टर है, और इक्विवेलेंटली इफ यू लाइक आई कैन राइट दिस एज, सो सिमिलैरिटी देख रहे हैं, टॉर्क देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए ऑन द एक्सिस। इस केस के लिए आर्बिट्ररी पॉइंट पे जैसा हमने कहा, हमने जो फॉर्मेलिज्म किया है उससे किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान काम है। गणित थोड़ी सी, अलजेब्रा थोड़ी सी ज्यादा मांगता है। ये तो एक कॉइल थी, एक टर्न था, इसमें एक टर्न की जगह में खूब सारे टर्न ले लूं तो हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0/2 4 पाई नंबर ऑफ टर्न्स अब ये नंबर ऑफ टर्न्स लेते 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 खूब लंबा कर दो, खूब लंबा कर दूं माने और इनमें करंट फ्लो करना है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे देते हैं क्योंकि ये लंबा है ना, तो n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ ले ली L। अब इसके मान लीजिए सेंटर में किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। यदि सेंटर में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो हम क्या करेंगे, सेंटर इज x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहां dx, उसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, उसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी dB = μ0/2 पाई n dx, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू dx, करंट इंटू एरिया, ये क्या है, यहां मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इसकी वजह से। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में होगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, लिमिट्स तो इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा, एक्सेप्ट दैट जब L गोज टू इंफिनिटी मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स independent of any distance. So this becomes a uniform magnetic field
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अब इसी प्रॉब्लम को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर, सॉरी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी नहीं बोलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इसलिए बोलते थे क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन में फोर्स होता था। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो इट इज नॉट गुड टू से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, कोई छोटा सा एक बना के देखते हैं। सेंटर में मान लीजिए ये करंट, वापस हम यही कह रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कई बार कह चुके हैं कि शुरुआत और अंत नहीं होता, सो इट ऑलवेज हैज टू बी क्लोज्ड। If it always has to be closed, it will go like this, like this, like this, like this, like this, like this, like that. So then you can say, sir, यहाँ यूनिफॉर्म कहां हुई, यहां के तो बेंड हो ही जाएगी। Yes, only at the edges. तो यदि सोलेनॉइड का रेडियस जो है a, वो इसकी लंबाई से बहुत कम है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। अब इसमें भी कुछ सिमेट्री दिख रही है ना, सिमेट्री दिख रही है, तो हो सकता है हम एम्पियर्स लॉ से काम चलाने, करके देखते हैं। एक्सेप्ट दैट अब ये ऐसे बनाने के बजाय मैं ऐसे, इधर करंट अंदर गया, बाहर आया, तो बाहर जो आया वो पॉइंट आपकी तरफ कर रहा है, ये अंदर गया तो वो जो सोलेनॉइड का आधा सर्कल बोर्ड के अंदर है, आधा बाहर है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब मैं क्या करता हूं, एक यहां पर लूप लेता हूं, जिसको कहता हूं इस लूप को मैं कहता हूं एम्पीरियन लूप, एम्पियर का लूप, एम्पीरियन लूप। यदि ये इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड फेयरली यूनिफॉर्म है, ये कंडीशन देख ही ली। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगी भी तो ये ऐसे आएगी। तो जब मैं इंटीग्रल B डॉट dl करूंगा, तो ये हो जाएगा A to B तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए जब यहां इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो कैंसिल कर देंगे, तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। सो A to B दिस क्वांटिटी बिकम्स जीरो। इन सब की वजह से ये जो वायर इफेक्टिवली अंदर जा रहे हैं, अंदर इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और चूंकि ये इनफाइनाइट है, तो दे विल कैंसिल, इनका कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन वो इससे परपेंडिकुलर है, तो B to C जीरो, बिकॉज B डॉट dl इज जीरो। C to D क्या देगा, ये भी जीरो है, और C to D क्या देगा, ये देगा B into L, with this distances L। और एम्पियर लॉ के हिसाब से सर्कुलेशन ऑफ B डॉट dl इस क्लोज पाथ के ऊपर, इस एम्पीरियन लूप के ऊपर should be mu zero into total current enclosed, और टोटल करंट एनक्लोज कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ L इंटू करंट इन ईच ऑफ देम। दिस इंप्लाइज